हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और ये बोर्ड्स के पर्पज से अगर आप आखिरी मोमेंट पे रिवाइज करने जा रहे हो तो बहुत कम टाइम पे, सिर्फ मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स और मैक्सिमम हाफ एन आवर मैं लूँगा। और इस हाफ एन आवर का वीडियो अगर आपने कंप्लीट आखिरी तक देख लिया, लेकिन हाथ में नोटबुक ज़रूर रखना। बिना नोटबुक और पेन के अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस हाफ आवर के, इस 30 मिनट के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और स्पेशली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ उतना ही कराऊंगा जिससे आपके सीबीएसई बोर्ड के हर क्वेश्चन बन जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कुछ, उसका नाम है बायोट-सैवर्ट लॉ। आपने सुना, नाम तो ज़रूरी सुना होगा बायोट-सैवर्ट लॉ का। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है कि अगर कोई एक इनफाइनाइट वायर है या एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें इस तरह से करंट जाया जा रहा है, और इस करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ मैं डीएल, इसका नाम रख दूँ मैं आई डीएल। तो ये आई डीएल मैं इसलिए सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है और आगे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस आई डीएल की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड will be equal to, according to Biot-Savart law, this magnetic field will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin थीटा, ये वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से sin थीटा आता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है कि ये कितना होगा। और अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है तो डायरेक्शन पता करने का तरीका है कि आई डीएल की तरफ हाथ लेके जाओ और आर की तरफ, क्योंकि आई डीएल क्रॉस आर वहाँ पे आता है, तो आई डीएल की तरफ हाथ लेके जाओ और क्रॉस आर यानी आर की तरफ हाथ घुमाओ, तो जो डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन होगा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यानी कि यहाँ मुझे समझ आ रहा है कि अंदर की तरफ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप इसको घुमाते हुए यहाँ लेके आ जाओगे तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी एट 0 डिग्री एंगल। और ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड dB की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम कब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, क्योंकि साइन 90 हो जाए। यानी कि जब ये वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, जब ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये कितना होगा एट 90 डिग्री, एंड दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, यानी कि डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये दो बातें आपको एज इट इज याद रखना है अबाउट बायोट-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट, इसको यूज करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं ऑन द एक्सिस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सीबीएसई में, लगातार पूछा जाने वाला ये डेरिवेशन है। तो एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज चूज अ सर्कुलर लूप, और इस सर्कुलर लूप में मैंने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिया, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे वी नीड टू फाइंड कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट में ले लूँ तो दिस इज आई, इसमें आई करंट मूव कर रहा था, तो इस करंट एलिमेंट का नाम क्या है, आई डीएल। और मुझे इस सेंटर से, इस एक्सिस से कहीं आर डिस्टेंस या किसी एक्स डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करना है। स्मॉल आर ले लो, एक्स ले लो, वट एवर यू वांट। एक्स डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। तो इस आईडीएल की वजह से, अगर मैंने अभी सिखाया ये कुछ इस तरह का रिंग होगा, तो इसमें बाहर की तरफ अगर मैं हाथ घुमाता हूँ तो ये मेरा, ये यहाँ से जो आर वेक्टर है, ये कोई आर डिस्टेंस है यहाँ का, जो कि क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, अगर इसका रेडियस आर है सर्कल का, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। तो और इसमें डायरेक्शन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पे बाहर की तरफ यानी आईडीएल की तरफ हाथ लेके गए, और आर की तरफ घुमाया। देखो आईडीएल मेरे लिए ये अगर ऐसा सर्कुलर लूप है तो बाहर की तरफ होगा, और ऐसे हाथ घुमाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इधर है। तो ये मेरा डीबी वेक्टर है। और जब इस तरह से आप हर अलग अलग पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ऐसा कुछ बनाएगा। ये देखना, ये बाहर की तरफ हर तरफ ऐसे घूमता हुआ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं एंगल फाइंड करने की कोशिश करूं, आप ध्यान से देखना, अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, देन अगेन ये थीटा है। अगर यहाँ से मैं देखूँ, ये फिर से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये डीबी वेक्टर है, तो आपको कंपोनेंट करना आता है, ये होगा डीबी कॉस थीटा। ये वेक्टर कितना होना चाहिए, डीबी कॉस थीटा, और ये होना चाहिए डीबी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो
जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हैं सबके dB साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और dB कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इंटीग्रल सम ऑफ दिस dB कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बी नेट निकालना चाहूँ उस पॉइंट पे तो ये होगा इंटीग्रल सम ऑफ dB कॉस थीटा, dB कॉस थीटा। और dB वहाँ पे है कितना, तो dB की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस विल बी म्यू नॉट आई dl साइन थीटा, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो साइन 90 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा यानी साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, यानी कि म्यू नॉट आई dl बाई 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ये वहाँ पे dB की वैल्यू होगी। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो जो बी नेट की वैल्यू आ रही है दिस विल बी इंटीग्रल म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। मैं यहाँ से इस ट्राइंगल से ढूंढने की अगर कोशिश करूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आनी चाहिए आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई वैल्यू है। तो बी नेट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई dl 4 पाई आर स्क्वायर आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो बाकी सब तो कांस्टेंट है एक्सेप्ट dl, और dl को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सारे dl को अगर जोड़ दूंगा तो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस वायर आएगा जो कि होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू रख दे रहा हूँ, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आई कैन राइट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, एंड यहाँ पे एक आर और आपको नजर आएगा, एंड यहाँ से 2 पाई आर जब हम लोग रखेंगे तो दिस विल बी 2 पाई इंटू आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो चुका है। तो बी नेट का जो फाइनल आंसर मेरे पास आया है दैट इज म्यू नॉट आई इंटू, अच्छा 2 पाई से पाई और कैंसिल हो गया, 2 से 2 और कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये फाइनल वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट का। अगर इसी क्वेश्चन में एक और इसी सेम टॉपिक में मेरे से अगेन पूछा जा सकता है कि इसके सेंटर पे व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट ऑन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, जिसका रेडियस r है। मतलब ये सेम क्वेश्चन है, और इस x की वैल्यू को हम जब जीरो करेंगे तो जैसे ही आप x की वैल्यू को जीरो करोगे तो यू विल नोटिस कि आर स्क्वायर की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर की पावर 1/2, x की वैल्यू जीरो रखते से ही आर स्क्वायर सीधा r बच जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की जो वैल्यू बचेगी वो आना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये दो वैल्यूज आप एज इट इज याद रख लेना। एट सेंटर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंड ऑन द एक्सिस एनी पॉइंट पे पूछा है तो दिस विल बी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2r आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ एज इट इज। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। अच्छा, इधर रिसेंट ईयर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड जैसे डेरिवेशन तो यहाँ से नहीं आएगा, तो मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में बता देता हूँ कि अगर एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड का मतलब होता है करंट कैरिंग वायर जो रैप किया हो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, जो कि यूजुअली हम लोग सॉफ्ट आयरन लेते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ से करंट का डायरेक्शन दिखाने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ पे सारे क्रॉस ले लो आप। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे से बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, डॉट्स ले लेंगे, है ना। ये दिखाने का तरीका होता है। और सॉलिनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, आप ध्यान से देखोगे तो अगर करंट कैरिंग लूप में मैं उंगलियां फेरूं तो इसके जो मेरे थंब का जो डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का बन रहा है, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो यहाँ बाहर से
इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा जाता हुआ और यहाँ से आता हुआ, राइट। ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बाहर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर होते हैं, तो बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम उसको जीरो रख लेते हैं। मेन मुद्दा जो है वो इसको मैग्नेट बनाना है, तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप डायरेक्ट याद रखना यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। इसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि किसी यूनिट लेंथ में कितना टर्न है। ये यूजुअली आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, इसको n/l भी लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये यूजुअली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। तो ये याद रखना। अच्छा, एक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बात है लेकिन मैं बता देता हूं कि जस्ट इसके एंड पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड कितना है, तो दिस विल बी म्यू नॉट ni/2। मतलब जो भी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टिल मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी क्लोजर है, तो जीरो नहीं होगा, जीरो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन एंड पे जस्ट बाहर अगर आप पता करने की कोशिश करो तो जो भी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा, यानी म्यू नॉट ni/2, राइट। नेक्स्ट अपना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। अब ये बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट जेईई मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों में पैरेलल करंट जा रहा है, इसमें I1 और इसमें I2, राइट। तो इस I1 की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर हमने 10th क्लास में निकालना सीख लिया है कि थंब की डायरेक्शन, थंब को पॉइंट आउट करो करंट की डायरेक्शन में, देन कर्ल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को मैं कुछ अलग कलर से बना लेता हूँ, क्रॉस से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो I2 करंट कैरिंग वायर है वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसा फील हो रहा होगा। और I2 की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप देख पा रहे हो बाहर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा। तो कंडीशन कुछ ऐसा है, अगर दो वायर पैरेलल में रखे हैं, इसका मतलब है कि I1 के मैग्नेटिक फील्ड में I2 है और I2 के मैग्नेटिक फील्ड में I1 है, और तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, और कितना है अगर आपको फाइंड करना हो तो याद होगा, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का हमें फॉर्मूला आता है, दैट इज म्यू नॉट I/4πd, म्यू नॉट I/4πd। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप रख लो कि किसी भी इनफाइनाइट वायर से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/4πd, ठीक है। तो I यहाँ पे I1 था, तो B1 यानी कि जो B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के पास वो कितना है, इसका नाम मैंने B1 रख दिया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 की वजह से, तो इसका नाम B2 रख दिया। तो B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I/4πd। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा जाए तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने अलग से वो टॉपिक नहीं कराया। इसी टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक I करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है I × L × B। I क्या है, उस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, L उस वायर का लेंथ, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं फोर्स, चूंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो मुझे जो इसमें कैलकुलेट करना चाहिए वो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना चाहिए, और ये फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1, और ये फोर्स ऑन 2 वायर 2 है ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, और ये कितना होगा I × B। I यानी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है यानी I2, और ये कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है यानी कि B1, जो कि होगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4πd। आई होप कि ये क्लियर है कि फोर्स ऑन ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं 1 पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी म्यू नॉट, ओह सॉरी, सेम मैं लिखता हूं, वहां पे फिर हो जाएगा I1, क्योंकि वो
I1 उसका जो उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है I1, तो दिस विल बी I1 म्यू नॉट इंटू I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, राइट। तो आप देखोगे तो दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, ये वैल्यूज भी म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई डी है, ये भी वैल्यू कितना है म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई डी, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ आई कैन राइट कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 1 ड्यू टू 2, और दोनों किसके बराबर होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। तो आपको कुछ एक अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो तो अगर मैं किसी एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, अगर एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने रख दिया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा कितना म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। तो अगर दो पैरेलल वायर्स को मैं आपस में रख देता हूं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड में ये है और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ये है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और कितना फोर्स लगाएंगे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। अच्छा, अगर डायरेक्शन कभी भी चेक करना हो तो डायरेक्शन देखने का तरीका होता है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस वाले वायर को अगर देखो तो फोर्स की वैल्यू कितनी है I इंटू एल क्रॉस बी, बेसिकली ये आई एल बी साइन थीटा होता है क्योंकि ये आई एल क्रॉस बी है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया क्योंकि एल और बी के बीच का जो एंगल है वो आप देख पा रहे हो, एल ऊपर है यानी आई का करंट का डायरेक्शन इधर है और बी अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो जब आई एल क्रॉस बी करोगे तो आई एल बी साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसीलिए आई एल बी बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करूं मैं, फोर्स किधर लग रहा होगा तो एल यानी करंट जिधर जा रहा है उसको हम एल वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे, एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर लग रहा है इधर अंदर की तरफ, मतलब इस पे फोर्स इस वायर पे लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है। अगर इसकी मैं बात करूं तो एल क्रॉस बी, बी क्योंकि बाहर की तरफ है इसीलिए इस बार ऐसे करके उंगलियां नहीं तोड़ेंगे, एल क्रॉस बी, बी किधर है बाहर की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है इधर अंदर की तरफ। अच्छा, एक बात इससे मुझे समझ आई कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं और दोनों में सेम डायरेक्शन में अगर करंट मूव कर रहा है तो इसका मतलब है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर वायर्स दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर यही उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, अगर उल्टे डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा होता, लेट्स से एक वायर I1 इसमें इधर करंट जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है एंटी पैरेलल, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो किधर होगा, ये चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है इसमें करंट, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं थंब को नीचे पॉइंट कर रहा हूँ तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ ही, मतलब इस पे भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी वजह से अगर मैं इस पे फोर्स पता करने की कोशिश करूं तो फोर्स कितना था, फोर्स था I इंटू एल क्रॉस बी, यानी एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो एल इस वायर के लिए अगर मैं इसका नाम 2 और 1 रखूं तो 2 सेकेंड वायर नंबर 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो एल नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाहर लग रहा होगा। इस वाले पे अगर आप बात करो तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एल वेक्टर ऊपर है और बी अंदर है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और दोनों ही केस में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा होगा किसी भी वायर पे वो कितना होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई डी। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एकदम लास्ट मोमेंट पे आप फटाफट से पढ़ना चाहते हो तो ये दो चीज़ें ज़रूर, कुछ करो ना करो, अगर आप मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करना चाह रहे हो तो एक बायोट-सैवर्ट लॉ और दूसरा फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, अपने एग्जाम के लिए फटाफट से इसी तरह से लगे रहें। तो ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय रहेगा।